नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम 10th साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उनको दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। पिछली वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में जाना था और उसको लिखने के चरण जाने थे। आज हम रासायनिक अभिक्रिया और इनके कुछ पार्ट्स को जानेंगे, यानी इसके कुछ प्रकार के को जानेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें लिख देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और इसको दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। वो किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। तो इसमें जो अभिकारक का उत्पाद में बदलना हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसको दर्शाने के लिए कुछ प्रतीक, जो उत्पाद हैं, पदार्थ हैं, उनके प्रतीकों का और उनके अणुसूत्रों का इस्तेमाल करके हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। उसे हमने क्या कहा था, रासायनिक समीकरण कहा था। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी जो अभिकारक है उसका कुल द्रव्यमान, जैसे इसका कुल द्रव्यमान मान लिया m है, तो जब उत्पाद बनेगा तो उसका कुल द्रव्यमान भी m होगा। यानी जब अभिकारक एक से अधिक हो और क्रिया करे, या फिर एक अभिकारक हो और उसे गर्म किया जाए, तो एक उत्पाद या फिर अधिक उत्पादों का निर्माण हो तो उनका कुल योग, अभिकारकों के द्रव्यमान का कुल योग और उत्पाद के द्रव्यमान का कुल योग बराबर होगा। यानी इसमें जो द्रव्यमान है वही उत्पाद में होगा। यानी ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यानी द्रव्यमान न तो क्षय होता है, यानी नष्ट होता है, और न ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है, उसका उत्पादन भी नहीं होता है। इसमें अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। इसे हम कुछ उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। यानी जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसे कुछ उदाहरण लेकर समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है उनका कुल योग उत्पाद के कुल योग के बराबर होता है। जैसे कोई अभिक्रिया ले ली, कार्बन का ऑक्सीकरण होना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होना, C+O2 CO2 का निर्माण होता है। तो इसके अनुसार जो द्रव्यमान संरक्षण है उसके अनुसार जो अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनका कुल द्रव्यमान जो उत्पाद बना है उनके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि कार्बन है, उससे किसका निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। किस क्रिया द्वारा हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कार्बन का द्रव्यमान अगर हम देखें तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, एक परमाणु का कार्बन द्रव्यमान होता है 12। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। तो इसमें ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, यानी इसमें कुल द्रव्यमान कितना हो गया, ऑक्सीजन का 32 द्रव्यमान हो गया। यानी जो अभिकारक हैं उनके कुल द्रव्यमान अगर देखें तो 12 + 32 कितने हो गए, 44 हो गए। तो यहां पर अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। जबकि अब हम उत्पाद की द्रव्यमान की बात करें तो उत्पाद में क्या है, एक अणु है, यहां पर 2 अणु है, एक तो कार्बन का अणु और एक ऑक्सीजन का अणु। और यहां पर क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक अणु, यानी 2 अणुओं से एक अणु का निर्माण हो रहा है और फिर भी द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो इसे देख लेते हैं। इसमें 3 परमाणु पाए जा रहे हैं, एक कार्बन का 12, यानी 12 ग्राम द्रव्यमान होगा उसका, और O2 तो इसका कितना हो गया, 1 का 16 होता है, 2 का 32, यानी इसका कुल द्रव्यमान भी कितना होता है, 44 होता है। यानी इसमें भी 44 आ रहा है। जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो भी 44 है और उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी 44 ग्राम है। यानी इसमें क्या है, दोनों बराबर है।
दोनों बराबर है, तो इसमें द्रव्यमान संरक्षित सिद्ध हो गया। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना तो उसका क्षय होता है और ना ही उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पर द्रव्यमान की कमी भी नहीं आ रही है और अधिकता भी नहीं आ रही है, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। तो ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकारों की होती है या फिर रासायनिक परिवर्तन कितने प्रकारों के होते हैं। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर है 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आज हम 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अगले 4 प्रकार अगली वीडियो में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो इसे समझ लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं वो उत्पाद से अधिक होते हैं। यानी अभिकारक तो एक से अधिक मात्रा में होंगे और जो उत्पाद बनेगा वो एक होगा। जैसे 1+ अभिकारक होते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो एक से अधिक तो अभिकारक हो और उनसे किसका निर्माण हो, एक उत्पाद का निर्माण हो। यानी इसमें क्या होता है, उत्पादों की संख्या से अभिकारकों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे यहां पर ये जो CO2 का उदाहरण लिया था, CO2 के निर्माण का, ये कैसा है, संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर जो अभिकारक हैं वो 2 हैं, 2 अणु हैं, और जब उत्पाद बन रहा है तो एक अणु बन रहा है। हालांकि परमाणु अलग अलग है, यहाँ पर परमाणु 1 है और यहाँ पर परमाणु 2 है और यहाँ पर 3, इनके टोटल, तो इनके अणु तो अलग होते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक, एक से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण बनाए। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए और इसे समझ लेते हैं, एक से अधिक अभिकारक कैसे होते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है A+B, इसमें अभिकारक 2 हैं और उनसे उत्पाद का निर्माण हो रहा है AB। जैसा कि ऊपर पढ़ रहे थे, इसे हमने A मान लिया और इसे B, तो इससे किसका निर्माण होता था, A और B का निर्माण हो रहा था। यानी संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद एक बनता है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण ले तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम धातु है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। और इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर कर देंगे 2 और 2, तो ये संतुलित हो गई है। यहाँ पर अभिकारक कितने हैं, एक से अधिक है और जो उत्पाद बन रहे हैं वो क्या है, एक उत्पाद है। यानी उत्पाद की संख्या 1 है और जो अभिकारक हैं वो संख्या में 2 हैं या फिर एक से अधिक हो सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद एक ही होगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अगला है वियोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया में तो एक से अधिक उत्पाद होते हैं जो आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेते हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। वियोजन नाम से पता चल रहा है क्या होगा, इसमें एक अभिकारक होगा, एक अभिकारक होगा और वो वियोजित होगा, यानी उसके विखंडन होगा या फिर वो भागों में बटेगा, यानी एक से अधिक अणुओं का निर्माण करेगा। तो इसमें एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होंगे और एक अभिकारक को विखंडित होने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा कई स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, जैसे विद्युत से, ऊष्मा से और प्रकाश से। तो वियोजन अभिक्रिया है उसे 3 भागों में बांटा गया है। विद्युत अपघटनी, यानी इसमें क्या होता है, विद्युत से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊष्मीय अपघटन, यानी ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है और फिर अभिकारक का विखंडन होता है। अगला है प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन में क्या होता है, प्रकाश को हम कैसे में बदल देते हैं, ऊर्जा में बदल देते हैं और वो अभिकारक के विखंडन में उपयोग में ले ली जाती है। तो उसको समझने से पहले इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर तो 2 अणु आपस में जुड़ रहे थे और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद होगा, जैसे एक अभिकारक होगा, जैसे AB। अब इसको हम ऊर्जा की उपस्थिति में विखंडित कर लेंगे और विखंडित करने के बाद ये 2 उत्पाद में बदल जाए, यानी एक से अधिक उत्पाद में बदल सकता है, जैसे 2, 3 कुछ भी बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 में बदल रहा है।
तो इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विखंडित होकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें ये किसकी उपस्थिति में होता है, ऊर्जा, यानी जो पदार्थ विखंडन कर रहा है उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके कारण जो वियोजन अभिक्रिया है या अपघटनीय अभिक्रिया है उसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसका एक बार उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था CO2 का निर्माण, अब हम पढ़ेंगे CO2 का विखंडन। जैसे CO2 है वो ऊर्जा प्राप्त करके कार्बन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अभिकारक है और एक से अधिक उत्पाद है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का पहला पार्ट है विद्युत अपघटन। यानी इसमें अपघटन किस प्रकार होगा, जो एक अभिकारक होगा उसका अपघटन विद्युत की उपस्थिति में होगा, यानी विद्युत से ऊष्मा प्राप्त करेगा और वो विखंडित होगा। तो इसमें किस प्रकार होता है, विद्युत की उपस्थिति में। यानी किसी यौगिक का जल अपघटन किया जाता है या फिर उसका जलीय विलयन बनाया जाता है, तो वो यौगिक किस में बदल जाता है, गलित अवस्था में या फिर द्रव अवस्था में बदल जाता है और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। क्योंकि जो जल होता है उसमें यौगिक मिला दिया तो जल में अशुद्धियां आ गई, और अशुद्ध जल जो है वो विद्युत का शोषालक होता है, यानी उसमें विद्युत प्रवाहित होने लग जाएगी, जिससे ये यौगिक क्या करेगा, उस ऊर्जा प्राप्त करेगा और विघटन करेगा, यानी दो उत्पाद में बदल जाएगा या फिर एक से अधिक उत्पाद में बदल जाएगा। जैसे हम इसका उदाहरण समझे, जैसे हम NaCl का जलीय विलयन बना लेते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है, सोडियम धातु का निर्माण होता है और क्लोरीन बाहर निकलती है। इसे समझ लेते हैं कि इसमें विद्युत अपघटन किस प्रकार होता है। जैसे हम कोई पात्र लेते हैं, इस पात्र में NaCl का जलीय विलयन भर लेते हैं। इस पात्र में NaCl का जलीय विलयन भर लिया और इसमें क्या किया जाएगा, NaCl है और जलीय विलयन बनेगा तो NaCl। हमें पता है कि किसी भी पदार्थ का जब हम जलीय विलयन बनाते हैं तो वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं, यानी प्लस आयन और माइनस आयन। अब इसमें क्या किया जाता है, दो एनोड लगाए जाते हैं, एक एनोड एक कैथोड, यानी इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और इनमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। जैसे ये कोई इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहां पर विद्युत प्रवाहित की जा रही है, तो इसमें क्या होगा कि जो प्लस वाला है वो प्लस के साथ जुड़ जाएगा और किसका निर्माण कर लेगा। जैसे NaCl का हम विघटन करें, NaCl का विघटन करें तो उसमें जो आयन बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, Na प्लस और Cl माइनस। जैसे यहां पर प्लस है तो ये कौन सा बन गया, Na प्लस, और Cl है वो Cl माइनस बन गया और यहाँ पर Na प्लस। और जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो ये आपस में क्या कर लेंगे, जब इनमें विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो इनके जो आयन है वो गतिज ऊर्जा में आ जाएंगे और Na प्लस और Na प्लस जुड़ जाएगा, जिससे किसका निर्माण होगा, 2Na प्लस, यानी सोडियम धातु का निर्माण हो जाएगा और क्लोरीन आयन आपस में जुड़ जाएंगे और बंध का निर्माण कर लेंगे, आयनिक बंध का निर्माण कर लेंगे, जिससे Cl2 गैस बनेगी और Cl2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, जब जलीय विलयन के NaCl का जलीय विलयन बनाया जाता है और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सोडियम धातु बनती है और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये जो सोडियम धातु है और क्लोरीन गैस है इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो अगला अपघटनीय अभिक्रिया का अगला पार्ट है ऊष्मीय अपघटन। अगला है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, इसमें जो यौगिक होता है वो ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त करता है और एक से अधिक अणुओं में बदल जाता है। जैसे हम यहाँ पर कोई अगर अणु ले, जैसे CO3 का अणु ले लिया और इसे ऊष्मा दी गई, यानी इसे गर्म किया गया, तो इसमें क्या होगा, ये जो पदार्थ है, ये जो अभिकारक है वो किस में बदल जाएगा, CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। यानी यहां पर भी क्या हो रहा है, एक अभिकारक से एक से अधिक उत्पादों का निर्माण हो रहा है। यानी ये अभिक्रिया कैसी है, अपघटनीय अभिक्रिया है और उसका भी ऊष्मीय अपघटन पार्ट है, क्योंकि ये ऊष्मा के कारण हो रहा है, ऊष्मा की उपस्थिति के कारण ये विघटन कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। जैसे CO3 को हम गर्म करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, ये ऊष्मा कितनी होती है, 473 केल्विन।
473 केल्विन। और अगर हम इसे सेल्सियस डिग्री में बात करें तो ये हो गई 200 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब भी हम केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं तो उसमें से 273 माइनस कर देते हैं। 273 माइनस करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 200 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस बचेगा। और जब हम सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं तो इसमें 273 प्लस कर देते हैं। तो इससे किसका निर्माण हो गया, 473 केल्विन का। यानी 473 केल्विन किसके बराबर होते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसे गर्म किया जाएगा तो ये बदल जाएगा CaO और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। वियोजन अभिक्रिया का अगला पार्ट है प्रकाशिक अपघटन। यानी इसमें अब एक अभिकारक से एक से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, तो जो ऊर्जा निर्मित होती है यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, सूर्य के प्रकाश से। यानी जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसे हम ऊर्जा में बदल देते हैं, और वो ऊर्जा किसमें लग जाती है, पदार्थों के विघटन में या फिर अभिकारक के विघटन में। तो इसमें समझ लेते हैं कैसे होता है एक उदाहरण से। जैसे HBr है, अब ये क्या करता है, ऊष्मा की उपस्थिति में या फिर जो प्रकाश होता है, प्रकाश से ऊष्मा प्रदान होती है, तो प्रकाश की उपस्थिति में ये पदार्थ विघटित हो जाता है और हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस का निर्माण कर लेता है। अगर हम इसे संतुलित करें तो HBr के 2 अणु ले लेंगे तो ये संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार जो HBr होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त करके किस में बदल जाता है, हाइड्रोजन गैस में और ब्रोमीन गैस में। तो इस प्रकार के अपघटन को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक अपघटन, यानी जिसमें प्रकाश की उपस्थिति होना अनिवार्य है। और प्रकाश की उपस्थिति में ही एक अणु जो है वो 2 अणुओं में या फिर 2 उत्पाद में बदलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक। यानी प्रकाश की उपस्थिति में अपघटनी, यानी एक उत्पाद से एक अभिकारक से किसका निर्माण हो रहा है, एक से अधिक उत्पादों का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक अपघटनी। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अगला है विस्थापन अभिक्रिया। ये थोड़ा हार्ड है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक होता है उसमें 2 अणु होते हैं, और उसमें से जो एक अणु होता है उसका एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाता है, यानी जो दूसरा अणु है उसके परमाणु के साथ जुड़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम समझ लेते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार होती है। जैसे कोई अभिकारक है AB, ये कोई अभिकारक है और ये C के साथ क्रिया कर रहा है, यानी ये दोनों क्या है, दोनों अणु हैं वो किसके हैं, अभिकारक हैं। और जब इनसे उत्पाद का निर्माण होता है तो जो पहला अणु है उसका एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाता है, यानी जो दूसरा अभिकारक होता है उसके परमाणु के साथ जुड़ जाता है। तो इससे किसका निर्माण होता है, इससे निर्माण होता है Cb प्लस A। अब ये Cb प्लस A का क्यों निर्माण होता है, ये AC और B का निर्माण क्यों नहीं होता है, ये भी हम समझेंगे। पहले ये समझ में आ गया कि जो AB होता है यानी एक परमाणु होता है उसका एक परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु के साथ जुड़ जाता है और किसका निर्माण कर लेता है, 2 उत्पाद का निर्माण कर लेता है। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि जो B है उसका विस्थापन हो रहा है। B किसके साथ जुड़ रहा है, C के साथ जुड़ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये समझते हैं कि इसमें AC और B का निर्माण क्यों नहीं होता, CB और A का निर्माण क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि जब कोई अणु होता है और उसका विघटन होता है, यानी जब ये C इसके साथ क्रिया करेगा तो पहले ये अणुओं में बदलेगा, जो अणु है वो परमाणु में बदलेगा, यानी A और B में बदलेगा, और इसमें A प्लस होगा और B माइनस होगा, जबकि यहां पर C क्या है, प्लस है। और हम जानते हैं कि जो भी अणुसूत्र होता है उसमें प्लस और माइनस होते हैं। जैसे यहाँ पर AB है तो इसमें प्लस भी होता है और यहाँ पर माइनस भी होता है। तो जो A है वो प्लस है और C भी प्लस है, तो ये आपस में क्रिया नहीं करेंगे, यानी आपस में नहीं जोड़ेंगे। जबकि B है यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसे पूरा करने के लिए ये आपस में जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, BC। अब इसे BC क्यों नहीं लिखते, ये B और C भी लिख सकते हैं या फिर C भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्लस वाला होता है यानी प्लस वाला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर A प्लस B था
तो ए प्लस तो पहले लिखते हैं और बी माइनस बाद में लिखते हैं, यानी प्लस वाला पहले लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सी बी प्लस ए का निर्माण होता है। तो इस कारण ये नहीं लिखा जाता और ये भी नहीं लिखा जाता। तो ये आपको समझ में आ गया कि विस्थापन अभिक्रिया में एक अणु का जो एक परमाणु होता है वो दूसरे अभिकारक के परमाणु के साथ, यानी जो एक अणु है उसका एक परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु के साथ जुड़ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण समझे तो हम Zn और CuSO4 का उदाहरण समझ सकते हैं, यानी CuSO4 की क्रिया जब हम Zn के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, ZnSO4, यानी ये इसे हम क्या लेते हैं C, और ये Cu क्या हो गया A, B क्या हो गया SO4। तो इसमें किसका निर्माण हो रहा है, Cb का, यानी C Zn और SO4, ZnSO4 का निर्माण हो रहा है और बचा क्या A क्या है Cu। तो कॉपर धातु का निर्माण होता है और उसके साथ ही ZnSO4 का निर्माण होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया का ये आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो है C वो A को विस्थापित क्यों कर रहा है, यानी A को विस्थापित कर रहा है और B के साथ जुड़ रहा है, तो ये विस्थापन क्यों होता है, ये सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करता है, यानी जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वो क्या होगा, प्रभावी होगा, और जिसकी क्रियाशीलता यानी जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें जो नीचे होता है वो तो हटा दिया जाता है और जो ऊपर होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। तो सक्रियता श्रेणी की हम अगली वीडियो, सक्रियता यानी जो सक्रियता श्रेणी होती है जिसपे क्रियाशीलता के आधार पर जो सक्रियता श्रेणी होती है उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, यानी अगली में तो हम 4 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और उससे अगली वीडियो में हम सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, यानी सक्रियता श्रेणी में किसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और किसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो अभी सिर्फ ये जान लेते हैं कि CuSO4 में जो Zn है वो Cu को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर खुद जुड़ जाता है, यानी ZnSO4 का निर्माण हो जाता है और उसके साथ ही कॉपर धातु का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसे समझ लेते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि 2 यौगिक होते हैं, अभिकारक 2 यौगिक होते हैं, जबकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, एक तो यौगिक था और एक परमाणु था। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिक अभिकारक होते हैं और क्रिया करते हैं। जब वो दोनों अभिकारक क्रिया करते हैं तो उनके परमाणुओं के मध्य यानी जो आयन होते हैं उनके मध्य क्या होता है, विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है और फिर से यौगिकों का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे समझ लेते हैं कि जैसे कोई यौगिक है AB, वो क्रिया कर रहा है CD के साथ, CD के साथ क्रिया कर रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, यानी इसमें जब आयन बनाएंगे तो इसमें किस प्रकार बनेंगे, A+ और B-, और इसमें कैसे बनेंगे, C+ और D-। और जब ये दोनों अभिकारक या जो दोनों यौगिक हैं ये क्रिया करेंगे तो किसका, इसमें आयन क्या होंगे, विनिमय होंगे, आयनों का विनिमय होगा। जैसे ये C+ है वो A+ को विस्थापित कर देगा और यहां पर आ जाएगा, और A+ है वो यहां पर आ जाएगा। तो किसका निर्माण होगा, CB का निर्माण होगा। अब CB क्यों लिखा ये आपको समझ में आ गया होगा कि C+ है और B- है, और इस किसका निर्माण होगा, AD का निर्माण होगा। अब ये भी आपको समझ में आ गया कि A+ है और D- है, इसलिए A को पहले और D को बाद में, यानी यहां पर क्या हो रहा है, 2 बार विस्थापन हो रहा है। एक तो C किसका कर रहा है, A को विस्थापित कर रहा है, यानी A बाहर निकल गया, पहले तो A बाहर निकल जाता है, अब A क्या करता है, उस माइनस के साथ जुड़ जाता है, अपनी जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा करने के लिए D के साथ जुड़ जाता है, यानी किसका निर्माण हो जाता है, AD का निर्माण हो जाता है। यानी यहां पर 2 बार विस्थापन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसे उदाहरण के रूप में भी समझ लेते हैं। एक बार उदाहरण के प्रकार के उदाहरण के रूप में समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम कोई यौगिक लेते हैं AgNO3 और यौगिक लेते हैं इसके साथ क्रिया कराई जाती है KCl की। तो इसमें Ag क्या होता है, प्लस होता है, NO3 क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पर K+ होता है और Cl माइनस होता है। तो जब ये यौगिक क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, जैसे ये हो गया A, B
सी और डी। तो किसका निर्माण हो रहा है? सी बी, यानी सी क्या हो गया? के। अब ये दोनों आयन अलग अलग हो जाएंगे, जिसमें NO3 क्या है? माइनस है। ये दूसरे वाले के प्लस के साथ जुड़ जाएगा, ये के प्लस है तो इसके साथ जुड़ जाएगा और किसका निर्माण करेगा? KNO3 का निर्माण करेगा। और जो Ag है यानी प्लस है, वो दूसरे परमाणु के साथ, यानी जो दूसरा अभिकारक पाया जाता है उसके माइनस के साथ क्रिया करेगा, यानी Cl माइनस के साथ क्रिया करेगा और AgCl का निर्माण करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा द्विविस्थापन। इस वीडियो में हमने पढ़े संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय वृद्धि, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मंद और तीव्र अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया।